अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज सियासी तज्ज़ियों के अलावा भी कुछ बड़ी ख़तरनाक सी ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो सुहेल आफरीदी का पत्ता कट चुका है। इससे पहले गंडापुर जो हैं उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे। उनको बालों से घसीट के ले जाने का हुक्म जारी हो चुका है। एक तरफ गंडापुर की शामत है तो दूसरी तरफ 9 मई के वाक़यात के अंदर जो है वो सुहेल अफरीदी समेत पीटीआई के वो कौन-कौन से मशहूर लोग हैं जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो आई है वीडियोज़ के हवाले से, उन वीडियोज़ के हवाले से जिसे ये लोग डिनाई करते थे कि 9 मई के वाक़यात में ये लोग शामिल नहीं थे। लेकिन अब उन वीडियोज़ का फॉरेंसिक कराने के बाद जो ख़तरनाक तफ़सीलात हैं वो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ आज आपको बताना है कि सुहेल अफरीदी ने कराची से जिस तरह से वो भाग गए हैं और जिस तरह से उन्होंने जो अहले यूथ है उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के सबको पागल बनाया है, उसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा ही ख़तरनाक गैस लीकेज और फिर गैस सिलेंडर से धमाके का जो वाक़या पेश आया है और उसके बाद वहाँ पे जो पूरी इमारत गिरी है और दूल्हा दुल्हन समेत कितने अफराद की वहाँ पे डेथ्स हो गई हैं, उसके बारे में भी आज के व्लॉग के अंदर मैंने आपको तफसीलात बतानी है। इसके अलावा ईरान के अंदर मामलात और हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। वहाँ पे जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है, आज के व्लॉग में कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करूँगी और इसके साथ-साथ ईरान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में भी आपको आगाह करूँगी। इसके अलावा एक और बड़ी ख़तरनाक खबर है कि एक लड़की के साथ जनाब उसके क्लास फेलो ने बदफ़ेली की है और उसकी जो तफ़सीलात बड़ी ख़तरनाक किस्म की सामने आई हैं जो हमारे मुआशरे के लिए एक रेड फ्लैग की समझने की हैसियत रखता है, उसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आज की पहली धमाकेदार खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ये नई खबर नहीं होगी, बाकी सबके लिए होगी क्योंकि मैं ये खबर आपको कितना अरसा पहले से बताती चली आ रही हूँ, अब तो शायद आपको अज़बर हो चुका होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब से जो फैज़ हमीद हैं, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, तो मैंने ये बता दिया था कि आगे बड़ी सख्त सज़ाएँ होंगी और आने वाले वक्तों में जो भी स्टेट के ख़िलाफ़ काम करेगा, उसको उसके अंजाम को भुगतना ही पड़ेगा। और मैंने आपको सुहेल अफरीदी का भी फ्यूचर बता दिया था, गंडापुर के हवाले से भी जो बातें हुई थी, वो भी आपको बताई थी। अब ख़तरनाक खबर ये है कि सुहेल अफरीदी के बारे में ये तो सब जानते थे कि 9 मई के अंदर इनका भी किरदार था, लेकिन अभी तक ये अरेस्ट ही नहीं हुए थे, उसके लिए तो सबूत चाहिए थे। और अब एक बड़ा सबूत सामने आया है कि पंजाब की जो फॉरेंसिक लैब है, क्योंकि किसी भी वीडियो के बारे में उस चीज़ को सही और ऑथेंटिक साबित करने से पहले अगर उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ जाए तो सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है उसको डिनाई करना। क्योंकि मोस्टली आजकल आपने देखा होगा किसी का भी वीडियो आता है तो वो कहते हैं कि जी एआई जनरेटेड है। तो पंजाब फॉरेंसिक लैब ने 9 मई के वाक़यात में वज़ीर आला केपी के समेत जो दीगर रहनुमा हैं उनकी मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। यानी अब उन वीडियोज़ ने ये साबित कर दिया है कि 9 मई वाले दिन ये लोग भी वहाँ पर तोड़-फोड़ में मौजूद थे। ये लोग वहाँ पर क्या करते रहे और अब इनके खिलाफ स्टेट क्या बड़ा एक्शन लेगी, चलिए मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो वीडियोज़ थे, जो सर्कुलेट हो रहे थे, जिससे ये लोग डिनाई करते थे और ये लोग कहते थे कि हम तो इसमें शामिल ही नहीं हैं। अब फाइनली पंजाब की जो फॉरेंसिक लैब है, उसने जनाब 9 मई के वाक़यात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जिन-जिन के नाम इसमें आ रहे हैं, उसमें एक हैं जी कामरान बंगश, दूसरे हैं तैमूर झगड़ा, तीसरे हैं इरफान सलीम। इनकी मौजूदगी की तस्दीक कर दी है कि ये भी उस दिन तोड़-फोड़ में और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी ने जनाब पेशावर पुलिस की दरख्वास्त के ऊपर 9 में वाक़यात की वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो हैं, उनका विजुअल जो है उसका सारा तज्ज़िया किया। रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि यूएसबी में मौजूद 16 वीडियोज़ जो थीं, उनका फ्रेम ब फ्रेम जो है वो तज्ज़िया किया गया और मुतअद्दिद वीडियोज़ जो हैं वो किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद उसमें नहीं मिले, मतलब वो जेन्युइन वीडियोज़ थी और चंद वीडियोज़ में लोगों और टेक्स्ट के इज़ाफ़े की निशानदही जो है वो ज़रूर की गई है। सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए हैं, यानी कि 2 अलग-अलग वीडियोज़ को आपस में जोड़ा गया है। लेकिन सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई के वीडियो से मिलाकर देखा जब गया, तो पता ये चला कि सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद जो शख्स है वो एक ही हैं, यानी कि वो खुद हैं। और इरफान सलीम की जो प्रोफाइल पिक्चर है, उसकी भी वीडियोज़ में मौजूद होने की तस्दीक हो चुकी है। कामरान बंगश जो है, उनकी प्रोफाइल तस्वीर जो है वो भी वीडियो में मौजूद एक ही शख्स की है।
तैमूर झगड़ा और प्रोफाइल पिक्चर है वो और वीडियो में मौजूद जो शख्स है उसके बारे में भी फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि वो एक ही शख्स हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तमाम तज्जिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया है। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दरमियान जो है वो मुकम्मल हो गया था और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस के अंदर जो है पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी और पुलिस जो है उसने वीडियोस के तज्जिए के लिए इसको पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजा था और फाइनली वो चीज़ जो है वो अब साबित हो गई है। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि आने वाले वक्तों में ये भी आपको जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिस वक्त मैं ये शूट कर रही हूँ, ये वीडियो आप सुबह के टाइम देखेंगे, लेकिन ये रात को ही मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो आपको बताऊं कि जो सुहेल अफरीदी हैं, इन्होंने कराची के अंदर जो अपने जलसे का ऐलान किया था और उसमें जो पीपल्स पार्टी वालों ने इनको इजाज़त भी दी थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची के अंदर जो बाग़े जिना ग्राउंड के अंदर तयशुदा जलसा था, उसमें सुहेल अफरीदी जो है वो नुमाइश शुरंगी पे मुख्तसर खिताब करने के बाद वहाँ से भाग निकले हैं। अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात के अकॉर्डिंगली खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, वो कई घंटों के बाद जब नुमाइश शुरंगी पहुंचे, लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो यहाँ पर रुकेंगे, पड़ाव करेंगे, लेकिन उन्होंने जनाब अपना एक मुख्तसर खिताब किया। एज़ यूजुअल वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी, और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए, वहाँ से चले गए और इलाके को क्लियर करके ट्रैफिक की रवानी को वहाँ पर बहाल भी कर दिया गया है। तो ये होता है इनका खिताब, और ख़िताब से पहले जिस तरह के ये लोग नारेबाजियाँ करते हैं और पीटीआई के सपोर्टर्स को ये वहाँ पे बुलाते हैं जलील करवाने के लिए। खुद तो आपको पता है पहले गंडापुर की भी यही चीज़ें रहती थी, वो भी इसी तरह सब कुछ करते थे, वो भी इसी तरह से भाग जाते थे और अवाम को जलील करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। असल में जो पीटीआई का फॉलोअर है ना, जो जेन्युइन फॉलोअर है, जो खान साहब का फॉलोअर है, वो दरअसल वहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि उसको इन लोगों के ऊपर ये यकीन होता है कि ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, ये लंबा धरना देंगे और ये गवर्नमेंट को मजबूर करके खान साहब को छुड़वा लेंगे। और ये, या फिर उनका ये ख्याल होता है कि ये हमें लेंगे, हमें लेके ये अडयाला जाएंगे, अडयाला पे हमला करेंगे और खान साहब को छुड़ा लेंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा के इधर तक ले आए हैं और अब ये क्या करेंगे, अब ये कहानियां सुनाएंगे और उसके बाद खुद ये रफू चक्कर हो जाएंगे और हमें इधर बेयारो मददगार जो है वो लोगों की लाठियां खाने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, लाते इनको उकसाकर हैं, लाते इनको ये कहकर हैं कि जी आपने बेसिकली लाठी चार्ज के खिलाफ ये करना है, वो करना है, और सारा कुछ इनसे करवा के 9 में जैसे वाकयात इनसे करवा के इनको जो है वो पुलिस के आगे झोंक दिया जाता है। अब ये जिना बाग के अंदर पीटीआई के जो कारकुनान हैं, इन्होंने, आपने देखा, पुलिस के साथ झड़पें की, पथराव किया इन्होंने, और फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इसमें कई लोगों को जो है वो पकड़ लिया, अपनी हिरासत में ले लिया, कई दिन तक जेलों में रहेंगे, वहाँ पे मारें खाएंगे, कुट्टें खाएंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। सुहेल अफरीदी को या हर उस पीटीआई के समझ लें कि उस शख्स को जो बराह रास्त फ़ायदा ले रहा है पार्टी से, उससे आम जाले को क्या फ़ायदा होगा? जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, अगर वो मेरा ये सवाल सुन रहे हैं तो मुझे इसका जवाब आपने स्पेशली देना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जवाब दूंगी। अब चलती हूँ आज की अगली खबर पे। अच्छा जी, अगली खबर शेयर करने से पहले एक बड़ा मज़ेदार जुमला मुझे DGISPR का याद आ गया। जब अहमद शरीफ साहब से किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जो सुहेल अफरीदी जैसे लोग हैं ये तो कहते हैं कि हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म का कोई ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो DGISPR ने मुस्कुरा के कहा कि ऑपरेशन तो इस वक्त भी जारी हैं। ये वही बात हो गई ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के लोगों को जो है ना वो फजूल बातें करते रहना। तो अब ये जो अगली खबर आई है ये खैबर पख्तूनख्वा ही से है। पिछले काफ़ी अरसे से वहाँ पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 11 ख़वारिज को हलाक भी किया है। अभी ये लेटेस्ट खबर आई है और वहाँ से असलहा भी बरामद हुआ है। और ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है उन्होंने किया है, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज को वहाँ पे हलाक किया गया। और वहाँ का जो ज़िला कुरम है, वहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो है वो मुश्तरका कार्रवाई में 5 ख्वारिज मारे गए। और ISPR जो है उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो हलाक होने वाले ख्वारिज हैं इनका ताल्लुक जो है भारतीय प्रॉक्सीज के साथ था। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो वैसे भी आपको पता है कि खान साहब ने 40 लाख अफगान को लाके बचाया था, TTP वालों को बसाया था। और फिर उसके बाद जो है वो इंडिया से जितने भी लोग हैं, ये अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी हैं, इनको यहाँ पाकिस्तान के अंदर बसा के तो सारी दहशतगर्दी तो वो यहाँ से करवा रहे थे। इसीलिए तो जब ऑपरेशन की बातें होती हैं तो इनकी चीखें निकलती हैं, और चीखें क्यों निकलती हैं उसकी समझ तो आपको आ गई होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब इस कल्ट का और इस तरह की चीज़ों का सफाया हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं तो हमेशा से ये बात करती आई हूँ कि जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाती है ना, उसका हाल शाम जैसा होता है, इराक़ जैसा होता है, ईरान जैसा होता है। अब आप अंदाज़ा करें कि ईरान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो कितनी कशीदा है।
وہاں پہ جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ آپریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے سب کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایران کے اندر صورتحال اس وقت اتنی کشیدہ ہے کہ وہاں پر پاکستانی شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت بیچارے پاکستانی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستانی سفارت خانے نے ان کے لیے مینجمنٹ کرائسس یونٹ جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ اور تہران کے اندر سفیر جو ہیں پاکستان کے، مدثر ٹیپو ان کا نام ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے 24 گھنٹے وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسکرین کے اوپر آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں، ان نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کیجئے تاکہ اگر کوئی بھی پاکستانی وہاں پہ پھنسا ہوا ہے تو اس کی مدد کی جا سکے۔ اور ایران کے اندر جو اس وقت پرتشدد کارروائیاں ہیں اس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ اس پرتشدد کارروائیوں کے دوران جو ہے بس ابھی تک ہزاروں افراد جو ہیں وہ مسلح جو فسادی ہیں ان کے کئی سو جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، کئی سو لوگوں کی مجموعی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ایران کے اندر یہ جو پرتشدد مظاہرے ہیں یہ ابھی تک جاری ہیں۔ ٹرمپ اپنی دھمکیاں دے رہا ہے، ٹرمپ کو ویسے بھی نوبل انعام تو ملا نہیں ہے، تو اس نے کہا ہوگا کہ میں تو امن کا جو انعام جیتنا چاہتا تھا وہ تو ملا نہیں ہے، تو امریکہ واپس سے اپنی خصلت پہ واپس آ گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں جو جاری مظاہرے ہیں اس میں تمام 31 صوبوں کے اندر وہ پھیل چکے ہیں، جہاں مظاہرین کی جانب سے عوامی اور سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ اور اسرائیل کروا رہے ہیں، اور عام لوگوں سے وہ لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کے مظاہروں میں شامل نہ ہو، اور کرنسی جو ہے ان کی بڑی زیادہ گر گئی ہے، ایران کی کرنسی کا بڑا برا حال ہے۔ تو بات پتہ کیا ہے کہ حالانکہ ایران بڑی مزاحمت والا ملک ہے، بڑا کچھ ہے ان کے پاس، پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ سازشیں جب کسی ملک کے اندر کامیاب ہوتی ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کی فوج دی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہوتی ہے۔ بس ہمیں جو ہے نا ان سپانسرز کی جو سپانسرڈ چیزیں ہیں نا ان سے ہٹ کے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم ان لوگوں پہ ٹرسٹ کر بیٹھتے ہیں جو عام عوام میں بیچارے کہ وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ تو اگلی خبر بڑی ہی شرمناک، بیہودہ، گھٹیا، کیا بات کریں، ہمارے ملک کے اندر اتنی گندگی پھیل گئی ہے، اتنی گندگی پھیل گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ نئی خبر آئی ہے جناب کہ راول پنڈی کے اندر ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اس کی طالبہ ہے لڑکی، اس کو جی اس کے کلاس فیلو نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اچھا، اب لڑکی یہ کہتی ہے کہ جی اس نے مجھے پہلے اپنے محبت کے جال میں پھانسا اور اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ غلط کاری کر دی۔ اچھا، معذرت کے ساتھ میں اس میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر ہی اتنی قصوروار مانتی ہوں، کیونکہ عورت جو ہے نا آج کل کی لڑکیاں وہ سب کچھ اپنی مرضی سے، جیسے یہ پچھلے دنوں عمیری والا ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زنا بالرضا کر کے سب کچھ کر کے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو وہ پھر مرد پکڑا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ بدفعلی کا الزام تو لگایا جاتا ہے، لیکن عورت خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ اس چیز کی پلی لیتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی یہ تو اس آدمی نے زیادتی کی، اس نے تو مجھے محبت کا جھانسا دے کے پھنسایا، اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا۔ تو یہ مرد حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے، اور ملزم جو ہے وہ فائنلی گرفتار بھی ہوا ہے، اس سے زیادتی اور بلیک میلنگ کے ویڈیوز بھی مل گئے ہیں۔ اس کا نام جو ہے وہ محمد فیضان بتایا جا رہا ہے، اور جناب اس کی گاڑی، اس کا لیپ ٹاپ اور اس کا موبائل بھی برآمد ہو چکا ہے۔ دونوں جو ہیں وہ کلاس فیلوز تھے، اور اس نے جناب لڑکی کو ایک فلیٹ میں لے جا کے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے بعد اس کے ویڈیوز بنائے، اور اس کے بعد فائنلی شمس کالونی ہے جی تھانہ، وہاں پہ مقدمہ درج ہوا، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ سامنے آیا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، ہر گلی، ہر محلہ، ہر جگہ یہ تو باتیں پہلے کبھی کبھار سنتے تھے نا، اب یہ اتنی زیادہ سن رہے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے معاشرے کو ہو کیا گیا ہے، اتنا ٹاکسک، اتنا گندا معاشرہ۔ اللہ معاف کرے پنجاب گورنمنٹ اور وفاق کی جو گورنمنٹ ہے، میں تو ان سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کے اوپر بھی سخت لاز ہونے چاہیے۔ کو ایجوکیشن کے نام پہ لڑکے لڑکیاں آپ نے ساتھ پڑھانے تو شروع کر دیے، لیکن جتنا آپ کا معاشرہ گندا ہو چکا ہے نا، اگر اب بھی ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ ہم ماں باپ کو برا بنا دیتے ہیں، ان کو ولن بنا دیتے ہیں کہ جی وہ بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ اس کا سارا الزام پھر بیٹیوں کے اوپر آتا ہے نا۔ حالانکہ آج کے دور میں تو آپ کو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی یکساں تربیت کرنی چاہیے، لیکن پھر اس چکر میں، اس طرح کے بغیرتوں کے چکر میں نا، جو اچھی لڑکیاں وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، جو اچھے لڑکے ہیں وہ بیچارے ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ سچویشن جو ہے نا یہ بہت الارمنگ ہو چکی ہے ہمارے کنٹری کے اندر۔ اور جاتے جاتے آج کے بلاگ کی ایک بڑی دکھ بھری خبر، جس کو جب میں نے سنا تو بہت دل پریشان ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو اگر آپ لوگ پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل سردی بہت بہت زیادہ ہے۔ لاہور کے اندر رات کے وقت ٹیمپریچر 2 سے 3 ہوتا ہے،
تو ایسی صورتحال میں لوگ آبویسلی جو ہے وہ سلنڈر پہ چلاتے ہیں، ہیٹرز چلاتے ہیں، گیس چلاتے ہیں۔ تو جناب یہ اسلام آباد کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پہ شادی والا گھر جو ہے وہ صف ماتم میں بدل گیا۔ گھر کے اندر گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا اور دلہا دلہن سمیت 8 افراد جو ہیں وہ دم توڑ گئے۔ دھماکے کے نتیجے میں عمارت بھی گر گئی اور اس کے ملبے تلے جو افراد ہیں ان کو بھی نکالا گیا ریسکیو آپریشن کر کے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پہلے یہ باتیں سامنے آئیں کہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کا آپریشن ہوا ہے یہاں پہ یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سلنڈر کا دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے نتیجے میں پوری عمارت ہی منہدم ہو گئی۔ آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین CDA جو ہیں محمد علی رندھاوا، انہوں نے جناب اس کی ڈیٹیلز بعد میں میڈیا کو دی، پھر انہوں نے بتایا کہ صبح 7:20 پہ یہ دھماکہ ہوا اور 8 اموات اس کے نتیجے میں ہوئیں اور 12 افراد زخمی ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد زخمیوں میں سے انہوں نے کہا کہ کسی کی جان جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے، لیکن دھماکہ جو ہے وہ گیس لیکیج کے باعث ہوا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو زخمی ہیں ان کو برن سینٹر جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا اور متاثرہ خاندان کے ہم ساتھ ہیں اور خاندانوں کی امداد بھی کی جائے گی۔ تو آپ سب لوگ اپنی حفاظت کریں۔ بے شک اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے ہم سو جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہم لوگ، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔